आइए हार्ट से संबंधित कुछ रहस्यमयी बात को भी आज सीखेंगे, समझेंगे क्या है उसमें। तो उसमें जो है एक तो ये बात कि स्ट्रोक वॉल्यूम ये क्या है, ठीक है। अब कहीं इसमें रहस्यमयी बात क्या होगी, ये बात होगी कि जैसे हम सभी सुनते आ रहे हैं कि घुटना में भी दिमाग होता है, तो घुटना में क्या होता है आज इस बात को जानेंगे, इसीलिए मैंने कहा। तो आइए स्ट्रोक वॉल्यूम को, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है तो ये समझते हैं। ये क्या है, ये अगर आपका हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है तो इसका आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पूरे बॉडी में देता है। अगर 100 ml ब्लड इस वेंट्रिकल में है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो इसका 60 to 68% इन 70% के आसपास ब्लड को ये पंप कर देता है। तो इसका लगभग 70 ml ब्लड को जो है ये पूरे बॉडी में दे देता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि ये देता है, तो इस बात को समझते हैं कि एक बार में दिल जब धड़कता है, एक बार जब पंप करता है तो लगभग 70 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, जो शरीर के लिए जाता है, शरीर को जाता है। तो शरीर के विभिन्न अंग में अलग अलग तरह से ब्लड जाता है। तो आइए, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ कि एक बार जब दिल धड़का तो 70 ml, कितना 70 ml जो है ब्लड निकला, इसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। जितना 70 ml एक बार दिल पंप किया, हार्ट पंप किया तो 70 ml ब्लड शरीर को दिया। हम सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं, चूँकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड निकलता है और ऑक्सीजन ही बॉडी को चाहिए होती है, इसीलिए ये है। आइए हार्ट रेट को समझते हैं। तो हार्ट रेट का मतलब हुआ कि दिल 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। 1 मिनट में, तो दिल 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है, तो उसको रेंज में कहें तो 60 to 100 BPM होता है। मतलब 60 से 100 है ना, 60 से लेकर के 100 के बीच में दिल धड़कता है। जैसा काम आप करेंगे वैसा दिल धड़केगा। आप प्रेम करेंगे उस तरह से दिल धड़केगा, किसी पर गुस्सा करेंगे तो अलग टाइप से दिल धड़केगा, कोई नॉर्मल स्थिति में रहेंगे तो उसमें भी अलग टाइप से दिल धड़केगा। तो आपका दिल इस तरह से धड़कता है। आइए अब इस चीज़ को समझें, तो एक फॉर्मूला को समझें। ये फॉर्मूला ये है कि अगर आपको कहेगा कि 1 मिनट में, तो एक मिनट में म्यूट कीजिए, 1 मिनट में जो है बॉडी को कितना ब्लड मिलता है हार्ट से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्योंकि अगर 60 से 100 के बीच में है, अगर 1 मिनट में 60 टाइम दिल धड़क रहा है, तो 70 ml एक धड़कन में दे रहा है, तो 70 धड़कन में 7 के 4200 ml ब्लड शरीर को मिल रहा है। यदि 100 बार दिल धड़क रहा है तो 7 कहते हैं, ये 4200 था तो ये हो जाएगा 700, यानी कि 7000 ml, जो कि 7 लीटर हो गया। 7 लीटर ब्लड जो है बॉडी को प्रति मिनट मिल रहा है, 1 मिनट पर, ठीक है। आइए और आज ये सब समझेंगे कि वेनस रिटर्न क्या होता है, प्री लोड क्या होता है और आफ्टर लोड क्या होता है। उससे पहले इस बात को अगर जान लें तो हमको हमें बहुत अच्छा लगेगा कि घुटना में की बात जब कर रहे थे, काफ मसल्स की, अब तक तो एक ही बात न जान रहे हैं कि थोरेसिक कैविटी में दिल है, एक दिल और है जो घुटने से नीचे है, सेकेंड है ना, सेकेंड हार्ट है। तो फर्स्ट जो ये हार्ट जो दिल ये जो धड़क रहा है, इसका तो स्टडी कर ही रहे। तो आज ये टांग में ये काफ मसल्स जो है, जिसको सेकेंड हार्ट कहते हैं, वह कैसे धड़कता है, तो आइए इसको जानते हैं। मान लीजिए ये
ये काफ मसल्स इस तरह से ये घुटने से नीचे। अच्छा एक बात, जब आप दौड़ते हैं तो देखते हैं कहाँ पर दर्द करता है, ये एंकल से ऊपर, घुटना से नीचे, बीच में जो मसल्स है, दबाइए ना, गुदगुदा जो है, गुद्दा वाला चीज़, गुद्दा वाला जो पार्ट है। तो चलते हैं आप, दौड़ते हैं, कूदते हैं, तो वही मांस दर्द करता है, तो उसी को काफ मसल्स है, वो काफ मसल्स है। अब होता क्या है, यहाँ पर जो वेन है, तो एक बात आप लोग जानते हैं कि वेन में क्या होता है, वेन में क्या होता है, तो भाल्व होता है, वेन में भाल्व होता है, और आर्टरी में कोई भाल्व नहीं होती है। वेन, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये वेन है हाथ में, अपने हाथ में देखिए ये क्या, इधर ब्लड का इसे प्रेस कर दीजिए तो ब्लड इधर चले जाएगा, फिर रिटर्न नहीं होगा, नहीं हो सकता। उधर भी प्रेस कीजिएगा ना, प्रेस होगा तो इधरे भागेगा, उधर नहीं। जया बार दाबिएगा, सीधे दाबिएगा तब ये उधरे जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है, थोड़ा बड़ा कर दें तो समझ में बातें आएगी। ऐसा है, ऐसा है। अब मान लीजिए इस बीच में ब्लड है, इस बीच में मान लीजिए इस बीच में ब्लड है, ठीक है। अगर आप इधरों कोशिश कीजिएगा दबाने का, ये तो लॉक हो जाएगा, उधर तो पुश घुस जाएगा, उधर ब्लड उधर चला जाएगा। अगर इधरों दबाते हैं तभी उधरे ब्लड जाएगा, इधर दबाएंगे तभी ब्लड उधरे जाएगा, क्योंकि उधर की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है। इधर आने वक्त जो क्या करेगा, दोनों मुंह लॉक कर लेता है, दोनों मुंह लॉक कर लेता है। ये वेन में, आर्टरी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब बात होगी, जब इसको इधर से प्रेस करेंगे तो इधर तो ये लॉक हो जाएगा, लेकिन उधर ब्लड चला जाएगा। तो मसल्स इसमें क्या होता क्या है, ये मान लीजिए आपके पैर का ये वेन है, और आप में इस तरह से मसल्स, इधर से भी ये मसल्स है, ठीक है, ये पैर का मसल्स है, इतना है। अब ये क्या करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो जब आप दौड़ रहे होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तेज़ी से कर रहा होता है। तो क्या करता है, तो जितना ये पिचकता है ना, तो ये क्या करता है, ब्लड ऊपर की तरफ, निचला ब्लड ऊपर जो आता है, ये आने में भूमिका है इस काफ मसल्स का, इसको काफ मसल्स कहते हैं, ठीक है। यही है सेकेंड हार्ट जो पैर में होता है। कहते हैं ना लड़कियों के घुटने में दिमाग होती है, चलिए वो बात अलग है। तो ये करता क्या है, जब इधर से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस पर प्रेशर पड़ता है इस वेन पर, तो वेन का ब्लड ऊपर की ओर आता है, जो इन्फीरियर वेना कावा से फिर हार्ट में जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए। अब समझते हैं प्री लोड और आफ्टर लोड की बात, फिर तब आएंगे हम उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। फिर बारी बारी से सारी चीज़ को समझेंगे। कुछ बातें ऐसी है जिसको एक बार क्लियर कर दें, फिर आते हैं उस पर। अब देखिए मैंने कहा क्या, प्री लोड एंड आफ्टर लोड। आफ्टर लोड ये डी है, आफ्टर लोड। अब एक बात हम कहते हैं, आप बैलून को फुला रहे होते हैं, बैलून में हवा भर रहे हैं, जिस टाइम में हवा अंदर जा रही है बैलून में, तो बैलून में प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, बैलून का पेट फूल रहा है। वो क्या है, वो जो फैल रहा है, मतलब बैलून फैल रहा है तो उधर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर का डायरेक्शन उस दिशा में है जिधर बैलून फैल रहा है, ठीक है। जब फिर बैलून फुलाना आप बंद कर दिए, बैलून का मुंह को फिर ढीला छोड़ दिए, तो बैलून पिचक रहा है, तो फिर उसका फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब उसका इधर आ गया। जिस समय में बैलून को फुला रहे थे उस समय का डायरेक्शन कुछ और था, जब आप बैलून के मुंह को छोड़ दिए हैं तो डायरेक्शन चेंज हो गया है। पहले प्रेशर उधर लग रहा था, अब प्रेशर इधर लग रहा है ना। मज़े की बात। आइए
अब इसको समझते हैं कि जब ये आप ये देखे थे कि ये आपका बैलून है, ये मुंह इधर से एयर, आप इधर से एयर को फुला रहे हैं, तो इसका इस पर लग रहा है ना इधर की ओर, तब ना ये बैलून फैल रहा है, ये फैल रहा है, प्रेशर लग रहा है। जब आप इस इधर के हवा को, ये जो हवा भेज रहे थे, ये भेजना बंद कर दिया, ठीक है, ये हवा को भेजना बंद कर दिए इधर, अब मुंह को ढीला छोड़ दिए, तब जानते हैं कि आपका यही जो है बैलून, जब हवा आपका बाहर निकलने लगा, ये हवा सब इधर बाहर जा रही है, तब जानते हैं कि इधर का फोर्स ऐसे लग रहा है, इधर की तरफ है, अब इधर लग रहा है ना, अब इधर से दबा के उधर को भेज रहा है। आइए, तो इधर जो लोड लग रहा है इसको कहेंगे प्री लोड, इसको कहेंगे आफ्टर लोड। आइए इसको समझे क्यों, इसलिए समझे कि ये लंग्स में, ये हार्ट में जब ब्लड भर रहा होता है तो उस समय में हम वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, ये होता है एट्रियम में भी। वेंट्रिकल में जब ब्लड भर रहा है, चूँकि अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड और भी बातें आज स्टडी करेंगे। तो उसमें भर रहा होता है, तो वेंट्रिकल में ये प्री लोड के समय में इस तरह से फोर्स लग रहा है और उसमें ब्लड फील हो रहा है इसमें। अब बैलून नहीं, अब ये हार्ट समझ लीजिए। अब जब ये फिलअप हो गया है तो अब जो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसका फोर्स चारों तरफ से इस तरह, मतलब चारों तरफ से नहीं, इधर छोड़ करके इधर से जो लगेगा फोर्स, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, तो फिर ये ब्लड पंप मार रहेगा, ये पंप मारेगा, ठीक है। तो अब आइए इसको और बारीकी से समझते हैं यहाँ से। ये आपका सिलेबस है जिसका नाम ये अभी ये कार्डियक आउटपुट है। जिस कार्डियक आउटपुट के बारे में आप जानते हैं कि कार्डियक आउटपुट जो है, इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में, मैंने कहा था स्ट्रोक वॉल्यूम था एक धड़कन में, एक बीट में। एक बार दिल धड़कता है तो 70 ml ब्लड फेंकता है, तो कार्डियक आउटपुट क्या हुआ कि 1 मिनट में कितना ब्लड देगा, तो 70 से गुना कर दीजिए ना, फिर 70 में, मान लीजिए 70 बार दिल धड़क रहा है, तो 7 49 4 लीटर 900 ml, यानी कि 5 लीटर के आसपास हो गया, लगभग 5 लीटर ब्लड शरीर को देता है, तो कार्डियक आउटपुट हो गया। तो इसको पिछली क्लास में भी पढ़ाए हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला को देखेंगे कि ये कार्डियक आउटपुट, जिसको कभी कभी शॉर्ट में CO लिखते हैं, ये जो है स्ट्रोक वॉल्यूम को S भी लिखते हैं, इज मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाई है HR हार्ट रेट। तो ये जो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो कार्डियक आउटपुट जो टोटल ब्लड है 1 मिनट में, तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर 70 है, अगर हार्ट 80 बार धड़क रहा है, तो सीधी सी बात है 8 7 5600 ml हुआ, यानी कि 5 लीटर 600, 5.5 लीटर ब्लड जो है शरीर को मिलता है। आइए अब इस बात को यहाँ पढ़ते हैं, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अनुसार से देखिए, इन अ हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट में एक्सरसाइज करते हुए नहीं, रनिंग करते हुए नहीं, गुस्सा करते हुए नहीं, लव करते हुए नहीं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के टाइम नहीं, ये एट रेस्ट में। तो है कि द स्ट्रोक वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 70 ml, लगभग 70 ml अप्रोक्सीमेट है। ज़रूरी नहीं है कि सबका दिल 70 ml ही ब्लड फेंक रहा है प्रति बीट में, किसी का 60 भी हो सकता है, किसी का 80 भी हो सकता है, मतलब उसका जो अप्रोक्सीमेट है, बीच वाला वैल्यू है, लगभग 70 है, ये एवरेज में है। एंड इफ़ द हार्ट रेट इज 72
पर मिनट। अगर दिल 72 बार धड़कता है प्रति मिनट, मान लेते हैं कि एवरेज में है ही, नहीं तो 60 to 100 होता है, तो 72 टाइम्स अगर दिल धड़क रहा है तब कहता है कार्डियक आउटपुट इज। तो कार्डियक आउटपुट तो 72 गुना 70 करेंगे तो लगभग कुछ ज़्यादा होगा, नहीं तो लगभग 5 लीटर के आसपास होगा। यानी कि 5 लीटर 40 ml है, 40 ml का वहाँ लेके नहीं चलते, चूँकि एवरेज ये भी एवरेज है तो एवरेज में लेके चलते। तो अगर ये कार्डियक आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5 लीटर होगा प्रति मिनट। याद रखना ये है कि ये प्रति मिनट है, 1 मिनट में, लेकिन 70 ml क्या है वो एक पंप में। तो फिर है दिस कैन इंक्रीज टू अराउंड 25 लीटर पर मिनट इन एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 25 लीटर प्रति मिनट हो सकता है, एंड अप टू 35 लीटर पर मिनट, 35 लीटर प्रति मिनट जा सकता है, उससे अधिक नहीं। इन एथलीट्स, खेल में बहुत जी जान लगा के खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो 35 लीटर प्रति मिनट। सोचिए आपका दिल 1 मिनट में, एक ही मिनट में 35 लीटर ब्लड फेंक रहा है, आपके बॉडी को दे रहा है। कितना रहस्यमयी बात सीख रहे हैं, सोच सकते हैं। 35 लीटर एक ही मिनट में, जिस मिनट को आप कहते हैं ना 1 मिनट कितना देर का ही होता है, जितना देर आप एक सांस रोक के भी रख सकते हैं। आप सोचिए 35 लीटर प्रति मिनट जा सकता है। दिस इंक्रीज अवेलेबल ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज कॉल्ड द कार्डियक रिजर्व। वो तो कार्डियक रिजर्व है, इस टाइम में एक्सरसाइज एथलेट टाइम में होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट टू वेरियस ऑर्गन्स एट रेस्ट। कहता है ये कार्डियक आउटपुट जो है, मतलब 5-5.5 लीटर ब्लड जो 1 मिनट में हार्ट से निकल रहा है, तो किस ऑर्गन को, वेरियस ऑर्गन को एट रेस्ट में, आराम की स्थिति में किस ऑर्गन को कितना ब्लड मिलता है। तो मैंने पिछली क्लास में भी कुछ पढ़ाया, लेकिन यहाँ ध्यान से एक बार देख लीजिए कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट टू वेरियस ऑर्गन्स एट रेस्ट इज हार्ट को 250 ml प्रति मिनट जाता है। दिल को, जो दिल सबको ब्लड देता है, उसी दिल को 250 ml प्रति मिनट ब्लड चाहिए होती है। और ब्रेन को, दिमाग को चाहिए कितना ब्लड, इसको 750 ml प्रति मिनट चाहिए ब्लड दिमाग को। किडनी को सबसे ज़्यादा, किडनी को 1250 ml प्रति मिनट चाहिए, ठीक न। इसीलिए हार्ट कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि सबको ब्लड चाहिए और सबको देता कौन है, हार्ट। सबको जिंदा कौन रखता है, हार्ट के बदौलत सब जिंदा है, देख लीजिए सबको जिंदा रखा हुआ है। लीवर को कितना चाहिए, लीवर को 1500 ml प्रति मिनट। आप कहेंगे 1250 ml प्रति मिनट वाले को आपने कहा सबसे अधिक, तो 1500 तो उससे भी अधिक है, सच बात है। ये 1200 है और ये 1500 है, लेकिन लीवर अकेला नहीं है, लीवर में जीआईटी भी है। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, दोनों मिला करके ये 1500 ml है, नहीं तो कम है। वो 1 नंबर पर किडनी है, सबसे ज़्यादा किडनी को ब्लड मिलता है, उसके बाद दूसरे का स्थान है। स्केलेटल मसल्स को कितना है, 840 ml प्रति मिनट। 1 मिनट में 840 ml ब्लड की ज़रूरत होती है और हार्ट देता है। फिर स्किन को 460 ml प्रति मिनट है, फिर अदर को 500 ml प्रति मिनट है, जो और सब ऑर्गन है, सारे ऑर्गन को ब्लड दे रहा है। कौन दे रहा है, कौन भेज रहा है, तो हार्ट भेज रहा है, अपना भी ले रहा है। चलिए इसके बाद इसको फिर से चर्चा कर लें। ये है कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, फॉर्मूला है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम पर जो अफेक्ट पड़ता है कुछ बातें से, सो यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए।
वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसको प्रीलोड कहते हैं, इसको प्रीलोड भी कहते हैं। वेनस रिटर्न और पोजीशन ऑफ द बॉडी, स्केलेटल मसल्स पंप, रेस्पिरेटरी पंप, स्ट्रेंथ ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वॉल्यूम। अब ये बात समझे नहीं होंगे, अब फिर से समझिए। कहता है कि ये जो कार्डियक आउटपुट है इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, इस स्ट्रोक वॉल्यूम पर इफेक्ट किसका किसका पड़ता है। यदि आपके शरीर में ब्लड का अमाउंट बढ़ जाए तब भी इफेक्ट पड़ेगा, जब पोजीशन चेंज हो जाए तब भी, अगर कोई सो रहा है तब का अलग हो जाएगा, कोई खड़ा है तब अलग हो जाएगा, दौड़ रहा है तो अलग हो जाएगा, खेल रहा है कुछ अलग हो जाएगा, एक्सरसाइज कर रहा है कुछ अलग हो जाएगा। रेस्पिरेटरी पंप, छाती जो फैल रहा है सिकुड़ रहा है तब न सांस ले रहे हैं, फेफड़ा फैल रहा है सिकुड़ रहा है, तो रेस्पिरेटरी मतलब सांस आपके सांस लेने पर भी है, इससे भी इफेक्ट पड़ता है स्ट्रोक वॉल्यूम को। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम तो बोल ही दिए। और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी होता है। आइए स्ट्रोक वॉल्यूम को पढ़ चुके हैं, यहाँ प्रीलोड के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, प्रीलोड और आफ्टर लोड के बारे में, जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस। अच्छा, रेसिस्टेंस की बातें आएगी, यहाँ भी रेसिस्टेंस की बातें होगी इस बीच में कहीं। तो रेसिस्टेंस क्या होता है पहले इस चीज़ को समझते हैं। रेसिस्टेंस ये होता है, अच्छा एक बात कहिए, घर्षण तो समझते हैं, घर्षण ब्लड आपका जब चलता है तो उसको भी तो घर्षण मिलता है, विस्कोसिटी। अगर ब्लड मोटा होगा तो उसको जाने में ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ब्लड पतला होगा थिन होगा तो आराम से जाएगा। दूसरी बात, अगर आर्टरी, कैपिलरीज, वेन ये सब अगर फैला हुआ रहेगा, फैल रहेगा तो कमे प्रेशर से जाएगा। छोटा हो जाएगा छेद, उसका वॉल्यूम मतलब आर्टरी का जो डायमीटर है अगर छोटा हो जाएगा तो प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि उतना ही ब्लड को पूरा बॉडी में जाना। तो प्रेशर का, तो प्रेशर क्यों घटा बढ़ा, क्योंकि उसका जो डायमीटर है छोटा हुआ बड़ा हुआ। किसका? आर्टरी का। आर्टरी का डायमीटर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, डायमीटर बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, डायमीटर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। आइए अब इस बात को यहाँ देखिए, अगर ये है मान लीजिए आर्टरी, ये तो चौड़ा है, तो अगर ये चौड़ा है तो इसमें प्रेशर घट जाएगा। अगर सिकुड़ करके ऐसा हो जाए, छोटा डायमीटर हो जाए, तब क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं। इसी को कहते हैं, ये जो स्केलेटल मसल्स है इसको काफ मसल्स भी कहते हैं यहाँ के लिए। अब देखिए ये पंप कैसे करता है। अब देखिए ये क्या है, वाल्व है, इसी तरह से आगे तक गया हुआ है। ठीक है, ये पैर में, ये आपका वेन है, ये लिखा है वेन है, ये ब्लू कलर का ये वेन है। इसी को यहाँ भी दिखाया है कि भाल्व लगा हुआ है, यहाँ भी भाल्व लगा हुआ है, सब जगह भाल्व लगा हुआ है इस बीच में। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स फोर्सेस ब्लड बैक टू हार्ट। इधर अब जो है हार्ट की तरफ ब्लड को भेजने का काम कौन करता है, ये मसल्स। ये जब सिकुड़ता है तो ये फैल गया, जब ये फैलता है मतलब मसल्स तो ये टाइट होगा, तो प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड उधर जाएगा। इसी को कहते हैं, यहाँ वाल्व क्लोज हो जाता है। ठीक ना, यही है। तो ये स्केलेटल मसल्स पंप करता है, जिस तरह से हार्ट पंप कर रहा था उसी तरह से ये भी पंप करता है। तो नीचे का ब्लड ऊपर जाता है यहाँ से, यहाँ भी दिल है, एक दिल धड़कता है हार्ट में, मतलब ये हार्ट तो हार्टे है, मतलब एक हार्ट यहाँ धड़कता है तो एक हार्ट यहाँ भी धड़क रहा है। ठीक है, तो यहाँ का सिस्टम अलग है, वहाँ का सिस्टम अलग है। वहाँ चैम्बर बना हुआ है, यहाँ चैम्बर नहीं है। वहाँ चैम्बर से काम चलता है, ये बिना चैम्बर से काम चलता है ना। आइए इस बात को समझ रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम सब समझ ही रहे हैं। आइए अब ये रेस्पिरेटरी पंप, ये तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन चेस्ट एक्सपेंशन creates a negative pressure within the thorax and the blood vessels in the chest, including the superior and inferior vena cava. This reduced pressure expands the
वेना कावा स्लाइटली सकिंग ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। अब आइए, इस बात को नहीं समझे होंगे, ऐसे समझिए। जब हम लोग सांस लेते हैं, पूरा सांस को खींचे, जानते हैं क्या हुआ? सांस जब पूरा खींचे ना तो डायफ्राम नीचे गया, ठीक है। जब सांस को छोड़े तो डायफ्राम ऊपर आया। डायफ्राम के कारण हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। तो ये डायफ्राम, ये इंस्पिरेशन का मतलब हुआ कि सांस लेना छोड़ना की बात होती है। जब एक्सपेंशन होता है, चेस्ट का एक्सपेंशन मतलब सांस ले रहे होते हैं पूरा ये, तो डायफ्राम नीचे है, तो हार्ट भी फैल रहा है, ये भी फैल रहा है, हार्ट भी फैल रहा है, क्योंकि डायफ्राम के ऊपर हार्ट है। तो डायफ्राम नीचे गया, हार्ट भी फैल, रिलैक्स। तो उस समय में निगेटिव प्रेशर बनता है। जब इधर से फिर डायफ्राम ऊपर आता है तो पॉजिटिव प्रेशर बनता है। निगेटिव प्रेशर बनता है तो सकिंग, सकिंग मतलब सोखना, चूसना। तब क्या करता है कि दिस रिड्यूस्ड प्रेशर एक्सपेंड्स द, तब है वेना कावा स्लाइटली सकिंग ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड डबाक से गिरता है, ठीक। आई रेस्पिरेशन पंप को समझ गए। हार्ट रेट समझते हैं कि प्रति मिनट हार्ट कितना धड़कता है, दिल धड़क रहा है, किसके लिए दिल धड़क रहा है और कैसे दिल धड़क रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आप नर्वस सिस्टम का टॉपिक पढ़ चुके हैं इससे पहले। अब नर्वस सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि 3 चीज़ की बात होती है, सेंसरी, मोटर और उसके दोनों के बीच की बातें होती है। तो सेंसरी जो कि पूरे ये एटमॉस्फेयर का, इन्वायरमेंट का सारा मैसेज नाक, कान, आँख, त्वचा, ये सब क्या करता है, जीभ, ये सारे सेंस को क्या करता है, ले करके मैसेज आगे की तरफ को भेजता है। किसको? ब्रेन को देता है। अब एक बात बताइए, लगभग 82 मिलियंस न्यूरॉन्स ब्रेन में। अब इतने न्यूरॉन्स आपस में कैसे बात करते होंगे? अब जब रास्ते की बात, अगर हम सिर्फ सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो एक दूसरे से बातें कैसे करते हैं? ये आप नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। या मोटर ऑर्गन्स, मोटर, चूँकि ब्रेन जो मैसेज छोड़ता है तो मोटर नर्वस सिस्टम के द्वारा फिर मसल्स को जाता है, मसल्स फिर वैसा काम करता है कि हाथ ऊपर नीचे जो भी कुछ करना है, फाइटिंग वुटिंग करना, जो भी कुछ करना, सारे रिस्पॉन्स मोटर ऑर्गन्स के कारण होता है। तो एक ऑर्गन मतलब एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से जो बात करता है तो उस बीच में, जरूरी नहीं कि सब एक दूसरे से अटैच नहीं, उस बीच में केमिकल्स रिलीज करता है। जब आप अपने गर्लफ्रेंड को, अपने फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड को देखते हैं, उस समय में डोपामाइन रिलीज होता है, जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं, और भी है हैप्पी हार्मोन। उस समय में कुछ अलग रिलीज होता है। वो जो वहाँ 2 न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन्स जो मैसेज छोड़ रहा है वो खुशी का, उस समय में ये रिलीज हो रहा होता है। अच्छा, आप कभी ऐसा एक इमेजिन कीजिए, कोई बुद्धिमान व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, फांसी के फंदे पर लटक जाता है, ट्रेन में कट जाता है, पानी में डूब जाता है, आग लगा लेता है, करंट छू लेता है, कुछ भी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों कर लेता है? एक समझदार था, दूसरों को समझाता था, बुद्धिमान था, ऐसा उसको क्या हो गया, उसकी बुद्धि कहाँ मारी चली गई, ये सरस्वती कहाँ गायब हो गई कि ऐसा उन्होंने कर लिया। समझते हैं इस बात को? जब आपके शरीर में ये जो न्यूरॉन्स, चूँकि ब्रेन न्यूरॉन्स पर काम कर रहा है, नर्व पर, जैसा आप सोचेंगे वैसा केमिकल रिलीज होगा। सोचते 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 एक ऐसा समय आता है कि जो आपको अभी नेगेटिव लग रहा है वही पॉजिटिव लगेगा। जिस मरने के डर से लोग क्या नहीं करता, मरने
के डर से क्या क्या नहीं करता। नहीं विश्वास तो हॉस्पिटल जाके देखिए, इधर से पाइप, उधर से पाइप, नाक से पाइप, मुंह से पाइप, पीछे से पाइप, आगे से पाइप, पाइप से पाइप ठुसा हुआ है। क्यों? जीने के लिए। मरना नहीं है अभी और जीना है। जीने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। हॉस्पिटल में जाकर देखिए, तरह तरह की बातें हैं। एक पाइप नहीं, पाइप पर पाइप ठुसा हुआ है, मशीन पर मशीन लगा हुआ है। क्या क्या नहीं करते जीने के लिए। फिर मरने के लिए फांसी क्यों? मरने के लिए ट्रेन क्यों? मरने के लिए आग क्यों? मरने के लिए और जो साधन लेता है जहर, पॉइजन क्यों? क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में ऐसा केमिकल रिलीज हो गया कि आपको मरना ही उस समय में इस जीने से बेहतर है। तब तक आपको जीना अच्छा लगेगा जब तक आपके ब्रेन में वो पॉजिटिव वाले विचार, जीने वाला विचार आता रहेगा। जब ना जीने का विचार रहेगा, ना मरने का विचार रहेगा, उसको कहते शून्य। कुछ साधु लोग शून्य अवस्था में जीते हैं, उसको ना मरने से लेना देना है, ना जीने से लेना देना है, वो शून्य की अवस्था में जीते हैं। जब आप उस अवस्था से इधर चले आते हैं तो आपको मरना ही बड़ा सुविधा, बहुत अच्छा सा लगेगा। क्योंकि आपके ब्रेन में, आपका ब्रेन ने ऐसा सिग्नल दे दिया, आपका न्यूरॉन्स ने ऐसा केमिकल्स रिलीज कर दिया, आपके बॉडी में ऐसा केमिकल्स रिलीज हो गया कि आपको ये बेहतर लगेगा, आसान लगेगा। जीना भारी लगेगा, जीना मुश्किल लगेगा, जीना बहुत हार्ड लगेगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा, और मरना बिल्कुल आसान, सुकून। आपके बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज हुआ है, यही आपका डिसीजन लेता है। आपका ब्रेन डिसीजन मेकर है। यदि आपका ब्रेन ऐसा डिसीजन बना लिया है तो आपको जानते हैं, मरना सब कुछ से बेहतर लगेगा। मरने में जो सुकून मिलेगा, मरने में जो अच्छा लगेगा, मरने में जो आसान लगेगा, इजी लगेगा, वह जीने में नहीं। अभी आपका ब्रेन क्या कर रहा है? जीने में सुकून, जीने में सब कुछ मिल रहा है, जीने में ही सब कुछ मिल रहा है, मरने से डर लग रहा है, मरने से डर लग रहा है। अब फिर आपके ब्रेन में ऐसा केमिकल रिलीज हो जाएगा तो जीने में डर लगेगा। हाँ, जीने से ही डर लगेगा, मरने में सुकून। ये आपके ब्रेन में केमिकल्स का कमाल है। फिर आप मरना को चुनेंगे, जीने से डरेंगे, बिल्कुल डरेंगे, है ना। आइए कुछ आगे की बात, इसी बात पर एक बात ख्याल आई कि एक बार की बात है, जब एक व्यक्ति की मौत आई, मतलब व्यक्ति मर गए, तो उसके परिजन, उसके दोस्त लोग, अड़ोसी पड़ोसी जो भी थे, सारे आए और रोने बिलखने लगे। तो मुर्दा, वो डेड बॉडी उठ के कहता है कि अभी ये जो रोने वाले लोग हैं, जो मेरे मरने के उपरांत, मेरे मरने के बाद ये जो आंख से आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं कि काश और जीता, बहुत अच्छे थे, ऐसे थे, वैसे थे, बड़ाई से मन नहीं थकता है, अगर मैं फिर से जी जाऊं तो यही लोग मुझे जीने नहीं देंगे, यही लोग के टेंशन से तो मरे हैं। ये कह रहा है बहुत बढ़िया है, हेल्प करते, ये करते, वो करते, हमको बोलता तो हम इलाज कराते, हमको ये करता तो हम उसको अपना ब्लड दे देते, अपना किडनी दे देते, अपना सारा चीज़ दे देते, उसको हम जिंदा करते, बचा लेते। जब जिंदा थे तो यही लोग टेंशन से मार दिया, अब मर गए तो कहता हम सब कुछ करते, अगर मैं फिर से जिंदा हो जाऊं तो यही लोग मुझे जीने नहीं देंगे। चलिए, वो तो एक रील्स वाली बात थी। आइए, और बात हकीकत में भी बदल जाता है कभी कभी। आइए, और ये जो वेनस रिटर्न की बात होती है,
Venous return is the major factors controlling cardiac output, and the heart normally pumps out all the blood arriving in the atria. Systemic venous pressure is much lower than arterial pressure because the pressure wave from the heart steadily diminishes as blood flows through capillaries at low pressure. हाँ, तो जैसे जैसे कैपिलरीज के पास जाता प्रेशर तो उसका घटता जाता है। अब बात ये थी कि ये वेनस रिटर्न क्या है कि ब्लड फिर से रिटर्न हार्ट में आता है, हार्ट से फिर ब्लड कहाँ पूरे बॉडी में जाता है, ऑर्गेन को, टिश्यू को मिलता है। तो ये सब कंट्रोल पर है। जब आपका प्री लोड आफ्टर लोड मैनेज रहेगा, ठीक रहेगा। प्री लोड आफ्टर लोड में डिस्टरबेंस हुआ, हार्ट फेल हो सकता है का डर बना रहता है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का भी असर पड़ता है। जब आपके बीच में कोई अचानक गिर जाए तो धैर्य धैर्य उठाने की कोशिश मत कीजिए, उसको सुपाइन पोजीशन में भले सोने दीजिए, रिलैक्स। बैठ जाने पर हार्ट का प्रेशर बढ़ता है, खड़ा हो जाने पर और प्रेशर बढ़ता है। भले है कि ज़मीन पर लेटा हुआ, उसको रिलैक्स छोड़ दीजिए, चारों तरफ से घेरिए नहीं और ऑक्सीजन आने दीजिए। आप लोग ऑक्सीजन को घेर लेते हैं और उसका ऑक्सीजन जो मिलता है उसको सो आप ही लोग ऑक्सीजन लेने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं अपना। अगर कोई बेहोश होकर के गिर गया है तो उसको पहले सोने दीजिए, आराम से रिलैक्स होने दीजिए, ठीक है। यदि उसको CPR देने की बातें आ गई हो तो अलग चीज़ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ तो फिर अलग चीज़ है, हार्ट अटैक आया है तो। अगर वैसे कोई बेहोश मतलब ऐसे गिर गया है, सब कुछ ठीक ठाक है, BP चल रहा है, सांसें ले रहा है, तो उसको आराम करने दीजिए, घेरिए मत। और फिट मतलब दांत पे दांत बैठ गया है तो चम्मच मत घुसाइए, पानी मत उसको दीजिए। नाक तो बंद बिल्कुल नहीं, काहे मार रहे हैं उसको, नाक बंद कर रहे हैं तो उसको मार रहे हैं आप, उसको छोड़ दीजिए रिलैक्स में। उठा के बैठाना भी नहीं है, गोद में नहीं लेना है, क्योंकि जैसे आप उसको उठा रहे हैं उसके प्रेशर को और बढ़ा रहे हैं। उसको रिलैक्स दीजिए, धरती पर भले सोया हुआ है, सोने दीजिए, वो बेहतर है। ठीक होने का होगा तो वही बेहतर तरीक़ा से ठीक होगा। अगर आप खड़ा कर दिए हैं, प्रेशर को बढ़ा दिए हैं, हो सकता है आप मार दीजिएगा, उतने तो प्रेशर से वो मर जाएगा, उतने तो प्रेशर से वो बच जाएगा। तो जब उतने तो प्रेशर से वो बचने का चांस है तो सोने दीजिए ना, तो उस प्रेशर में वो बच सकता है। हो सकता है उतने तो कमी है और उतने तो कमी को आप जो है सो बढ़ा दिए, मतलब वही और कर दिए, खड़ा कर दिए। नहीं, उसको रिलैक्स होने दीजिए, नाक बंद नहीं करना है, मुंह में चम्मच नहीं ठूसना है कोई, ये ना, उसको रिलैक्स दीजिए, उसको घेरना भी नहीं है, हवा आने दीजिए, ऑक्सीजन लेने दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होने का तो आप खड़ा कर दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, अब खड़ा करने से ठीक हो जाएगा। ये कौन सा साइंस है? आइए स्केलेटल मसल्स पंप को भी समझा दिए हैं। आइए ये पोजीशन की बात, when a person is upright the heart rate is usually faster than when lying down। देखिए, समझे, यही बात मैंने कहा, पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। जेंडर, द हार्ट रेट इज फास्टर इन वोमेन देन मैन, आदमी से ज़्यादा महिला में हार्ट रेट होती है। एज पर भी डिपेंड करता है, स्मॉल में मतलब स्मॉल बेबीज में या स्मॉल चिल्ड्रेन में हार्ट रेट क्या आता है, ज़्यादा होता है ना। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो इससे पहले ब्लड प्रेशर में पढ़ चुके हैं, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट पर, ये सब पर डिपेंड करता है। कौन चीज़ डिपेंड करता है? कार्डियक आउटपुट। ये हार्ट फेलियर, अब यहाँ से डिजीज़ की बातें आती है, हार्ट फेलियर की बात आती है, ठीक है। आइए ये अब आपको नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक में ये सब पढ़ाएंगे, ये जो हार्ट फेलियर है ये सब चीज़ को, ठीक है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर फिर से पढ़ने के लिए है, जो कि इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बीपी के बारे में जानेंगे, किसको हाइपर बीपी कहते हैं, किसको लो बीपी कहते हैं, HBP, LBP, फिर जो उसका और भी जो कंडीशन है, सारे कंडीशन को पढ़ेंगे, उसके डायग्नोसिस को भी कुछ जानेंगे, सिम्टम्स को तो जानेंगे ही जानेंगे, और आप सही से उसका ट्रीटमेंट को भी समझ सकेंगे।